नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज अब आप लोगों के लिए एक बार फिर से सीटेट एग्ज़ाम जो जनवरी 2024 में होने वाले हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे। और पेपर इसमें क्या हो जाएंगे, क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, जिसमें पेपर 2 होंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9/12/2018 का क्वेश्चन है। क्या है 9/12/2018 का क्वेश्चन? इसमें देखने को मिलेंगे 21 जनवरी 2024 के आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आप और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है ना। क्या बोला जा रहा है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। वह चीज़ किस चीज़ का उपयोग करती है? तो हो जाएंगे वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। इसको क्या बोलेंगे? इसको उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ठीक है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो इसका क्या हो जाएंगे? अनुमानी विधि का। अनुमानी विधि का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को इसे कहते हैं। तो क्या हो इसका क्या हो जाएंगे? भाषा निर्धारण। इसको बोलते हैं भाषा निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला जा रहा है कि किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजन को डैश इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो हो जाएगा ध्वनि संबंधित। किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत क्या किया जाता है? बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसका हो जाएंगे विविध सोच। सृजनात्मक को डैश संबंधित अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका क्या हो जाएंगे? विविध सोच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा की दी गई थी। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो इसका हो जाएंगे अस्टर्न के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। महीने की आयु, कितने महीने की आयु है जो बच्चों है जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर शुरू कर देते? तो 18 से 24 महीने की आयु के बच्चे हैं जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य में बोलना प्रारंभ कर देता है ना। पा दा मा, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, है ना। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना
डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु, बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास डैश चरणों में प्रारंभ हो जाती है। तो संवेदीगात्मक, क्या हो जाएंगे इसका, संवेदीगात्मक चरण में बस ये स्टार्ट हो जाती है। यह चरण की अवस्था बोले तो 0 से 2 वर्ष है ना, इसका क्या हो जाएंगे, 0 से 2 वर्ष होती है। संवेदी एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगता है इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाते हैं, आप एक शिक्षक, बोला जा रहा है कि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाते हैं, समूह की अनुरूपता, क्या हो जाएंगे इसका, समूह की अपरूपता हो जाएंगे, है ना। स्कूल बच्चों के समीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, स्कूल है जो बच्चों के समीकरण की एक ऐसी संस्था होती है जहाँ क्या होती है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान जो स्कूली बच्चों को होता है, क्योंकि इसमें बच्चों स्कूल में ही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है इसमें, है ना। शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक गुणों का इसमें क्या होता है, विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास को क्या करता है, इसमें दर्शाता है। तो इसका हो जाएंगे मध्य व विकास के सिद्धांत। मध्य व विकास के सिद्धांत में शारीरिक विकास से पहले केंद्रीय भागों में, फिर केंद्र से दूर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास से पहले केंद्रीय भागों में, फिर केंद्र से दूर होता है। जैसे जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्द होती है ना। पेट और धड़ में क्रियाशीलता क्या होती है, जल्द होती है। यानी मध्य से बाह्य विकास की सिद्धांत, है ना, यानी मध्य से बाह्य की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, ये लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। समाज स्त्री और पुरुष के बीच भेद करता है, वही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता कहलाती है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण माना जाता है। क्या क्या, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण माना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डैश का उदाहरण। तो देखिए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की क्या हो जाएंगे, गणन विधि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। अधिगमकर्ताओं की क्वेश्चन नंबर 50, हाँ, बोला जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो हो जाएंगे शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पे आधारित है, यानी समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित बोल सकते हैं। समावेशी शिक्षा समता एवं क्या हो जाएंगे, समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित। इसमें किसी की बिना किसी भेदभाव भाव के सभी को शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है, तो इसका हो जाएंगे 2016 में हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे, 2016 में लागू किया गया था। इसमें दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए इसको क्या किया गया, लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय का निर्माण करना चाहिए या होना चाहिए जहाँ पे शिक्षक को क्या होते हैं, शिक्षक उसमें विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षक अधिगम प्रविधियां का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, है ना। क्या हो, विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में उसमें क्या हो, प्रशिक्षित होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहाँ कि उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाया जा सके। क्लियर है सभी को। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांगों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की क्या करता है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये कितना से हो जाएंगे, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। इसका क्या हो जाएंगे, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य से है, तो इसका क्या हो जाएंगे, सुगम रूप से अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। इसका हो जाएंगे अधिगम की सार्वभौमिक संरचना हो जाएंगे, क्योंकि इसमें होता है सीखना किसी एक व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं है, बल्कि यह विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है ना। ये सार्वभौमिक होती है। सीखना क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, क्योंकि इसमें विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। क्या क्या बोला जा रहा है कि इसमें स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में निहित होती है। तो इसमें किसमें निहित होती है, संज्ञान बोध किसमें होती है, इसमें संज्ञान बोध में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे इसमें बोला जा रहा है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है, तो उसको मूर्त सोच बोलते हैं। बोला जा रहा है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे हम लोग मूर्त सोच बोलते हैं, है ना, मूर्त बोला जाता है।
क्योंकि ऐसी मानसिक क्षमता जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीख जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर आता है 23। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि डैश कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विभेदी अनुभव। तो क्या बोलते हैं? विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन जो होते हैं शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षक छात्रों के मतभेदों के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाते हैं ताकि सभी छात्र सर्वोत्तम रूप से क्या कर सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 पे। बोला जा रहा है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो इसका उदाहरण है साम्यीकरण। इसको क्या बोलते हैं? साम्यीकरण यानी सामान्य अर्थ। इसका मानना क्या हो जाएगा? सामान्य अर्थ हो जाएंगे इसमें जो अनुक्रियाओं का फैलाव तथा अर्थात उद्दीपनों के प्रति समान अनुक्रिया करने को साम्यीकरण ही कहते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, जाजोंग का यह मानना है कि किसके? जाजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र, है ना। जाजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यानी दोनों का दो तरफा क्या होता है? एक दूसरे के बीच संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का उसमें क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रतिरूपण विधि। इसको प्रतिरूपण विधि बोलते हैं क्योंकि इस विधि द्वारा बालक किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल कर आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको सीख सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिरूपण विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोला जा रहा कि मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या बोला कि मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं और उसमें क्या करते हैं? विकल्पों की सूची बनाते हैं एक। उसके बाद और उसके फायदे और नुकसान, दो चीज़, एक फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं दोनों। तो उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसको बोलते हैं तर्कस, है ना। उसका क्या बोलते हैं? तर्कस बोलते हैं। क्योंकि तर्कस द्वारा इसकी समस्या का समाधान सतर्कता के द्वारा उचित ढंग से हम कर सकते हैं या संभव हो सकता है। तर्कस पारदर्शिता के द्वारा समस्या का समाधान हम उचित ढंग से क्या कर सकते हैं? इसको हम समस्या का समाधान उचित ढंग से हम क्या करेंगे? कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। एक समस्या सुधारक बच्चा। बोला जा रहा है कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा जो समस्या का क्या कर रहा है? सुधार बच्चा है जो विचार के आधार पर, कौन से विचार के आधार पर? कथनों की सच्चाई या संभावना का क्या है उसमें कर रहा है? मूल्यांकन। तो तार्किक विचार के आधार पे, तार्किक सोच जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि
निष्कर्ष निकालने के लिए निरंतर क्या करता है, तर्क का उपयोग करता है। निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करता है, हमेशा उसका तर्क का उपयोग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, डैश उसे कहा जाता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, डैश उसको कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार के कार्य। उपभोक्ता प्रकार के कार्य, इसमें बच्चे जो है स्वयं कार्य करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान की क्या होती है, उसमें प्राप्ति होती है ना। उपभोक्ता प्रकार के कार्य बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो गतिबोधक बोला जा रहा है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ उसमें क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे, यहाँ से भाग 2 हम लोग सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन इसमें देखेंगे। भाग 2 में सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है कि बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा वायु की दिशा में क्या हो जाएंगे, वायु की दिशा नापते हैं, विंड वेन बोलते हैं इसको। इस यंत्र का उपयोग छत पर रखकर अथवा किसी अवरोधारित स्थान पर रखकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को संचरण में मदद करती है। रेडियो तरंगे के संचरण में कौन सी तरंग है जो मदद करती है। तो हो जाएंगे तापमंडल। इसका क्या हो जाएंगे, तापमंडल। तापमंडल क्या होता है कि जिसमें होता है कि जैसे मान लिया जाए इसमें इस तापमंडल और मोसोस्फीयर उसी परत का भाग होता है जो वैद्युत अवशेषी आयनों से क्या होता है, बना होता है। वैद्युत अवशेषित आयनों से बना होता है। वायुमंडल के इस भाग को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं। इस भाग को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं क्योंकि रेडियो तरंगे इसी मंडल से क्या होती है, रेडियो तरंगे इसी मंडल से क्या होती है, प्रवर्तित होती है। और जो क्या है वायरलेस कार्य प्रणाली पर ये आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी के विभिन्न परतों को बोला जा रहा है कि आंतरिक से यानी अंदर से बाहर की ओर परत दिया हुआ उसको पहचानने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आंतरिक परत कौन है, तो इसका आंतरिक परत सबसे बीच में आ जाएंगे, है ना। इसका बीच में आंतरिक परत ये हो जाएंगे, उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए वाला, फिर ए वाला, है ना। सबसे पहले बोलते हैं इसको आंतरिक परत जो क्रोड, पहले आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, उसके बाद मेटल एवं उसके बाद क्या बोलते हैं, परपट्टी मुख्य रूप से, है ना। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर क्या हो जाएंगे। इसका उत्तर पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्या हो जाएंगे, आंतरिक क्रोड हो जाएंगे, बाहरी क्रोड, मेटल और परपट्टी हो जाएंगे, है ना। मेटल और परपट्टी हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। ए वाला जो भाग है इसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड। ए वाला भाग को बोलते हैं बाहरी क्रोड बोलते हैं। ए वाला भाग को हम लोग बोलते हैं मेटल बोलते हैं। एवं ए वाला भाग को, सबसे लास्ट वाला को, ए वाला भाग को हम लोग बोलते हैं परपट्टी बोलते हैं। अगर हम इसको देख लेते हैं डिटेल से, तो इसका आंतरिक क्रोड जो होता है, इसकी लंबाई की बात करते हैं, यानी 5150 से लेकर
कितना हो जाएंगे 6371, है ना। आंतरिक कोण हो जाएंगे 5100, 5150 से लेकर 63, 63 कितना हो जाएंगे 71, ठीक है। उसके बाद उसके बीच वाला की बात करते हैं, इसके बीच वाला करोड़ की बात करते हैं 2900 से लेकर कितना हो जाएगा 5150, है ना, 5150, ठीक है। सॉरी 2900 से लेकर 5100 कितना हो जाएंगे, इसका 50 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे की बात करते हैं, है ना। उसके नीचे वाला जो होता है मेटल, मेटल की लंबाई कितनी हो जाएंगे 700 से लेके, यहाँ पे लिख देते हैं मेटल ये वाला भाग यानी 700 से लेके 2900 तक, 700 से लेके किलोमीटर में, ये भी है जो क्या है किलोमीटर में दिया हुआ है, यानी 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट के ऊपरी यानी उसके बाहरी भाग के 200 किलोमीटर से, ये कितना हो जाएंगे 200 से लेके 700 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे सभी को यहाँ तक, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे आते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताएं कि क्या दर्शाता है। जो दिया गया आरेख है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताएं कि यह क्या दर्शा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये लघु ज्वार भाटा है, इसको क्या बोलते हैं लघु ज्वार भाटा को क्या कर रहा है ये दर्शा रहा है ना, लघु ज्वार भाटा को दर्शाया जा रहा है। यानी यहाँ पे पृथ्वी बीच में है, यहाँ से सूर्य है इसके बगल में, और इसके ऊपर में क्या है, ऊपर में चंद्रमा है, ऊपर में क्या है चंद्रमा है, ठीक है। इसमें क्या होता है लघु ज्वार भाटा जो होता है, सूर्य और चंद्रमा के ज्वार तप बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। सूर्य और चंद्रमा है जो ज्वार तप एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इस कारण सामान्य ज्वार भाटा से भी नीचे लघु ज्वार भाटा आता है। इसमें सामान्य ज्वार भाटा से भी नीचे को हम लोग लघु ज्वार भाटा बोलते हैं। ये जो होते हैं जो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 7वीं और 8वीं को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं, है ना। इस जो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के दिन 7वीं और 8वीं को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो होते हैं समकोणिक स्थिति में पाए जाते हैं, इसी कारण उसमें लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाकर बहती है, जो कहलाती है, इसको बोलते हैं विसर्ग। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है, किसी ओर क्या हो जाएगी मुड़ जाएगी, है ना। मुड़ने के बाद बड़े मोर बना लेती है, उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, बैल, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयुक्त माना जाता है। तो इसमें सभी को पता होगा वायु मार्ग का क्या होता है उपयुक्त माना जाता है ये सारे वस्तुओं को भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। मानव जनसंख्या तो इसको बोलते हैं जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी में होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वितरण, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, उसके बाद जनघनत्व इत्यादि जो जितने सारे चीज़ें होते हैं उसका क्या किया जाता है इसमें अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी में प्रवास संबंधी विषयों को भी चर्चा की जाती है, क्योंकि प्रवासी जनसंख्या के वितरण एवं जनसंख्या वृद्धि दर को उसमें क्या होती है प्रभावित होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। एक तरफ अभिकथन दिया गया है, एक तरफ कारण है। अभिकथन में क्या गया है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन ये और एक क्या स्पष्टता नहीं कर रहा। इसमें बोला जा रहा है कि 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, बट और एक ही स्पष्टता नहीं कर रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का क्या है, गैर परंपरागत स्रोत माना जाता है। तो सौर ऊर्जा, जो कभी समाप्त नहीं होगी। गैर परंपरागत ऊर्जा उसको बोलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी जो ऊर्जा होते हैं परंपरागत जो होते हैं, उस जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारे ऊर्जा होते हैं जो परंपरागत ऊर्जा होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जाए कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं पिसीकल्चर, है ना। इसको हम लोग मछली जहाँ पे पालते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिसीकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर को ही बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 से। स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जल संधि। उसको हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो ये लगभग सभी को पते होंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, है ना। क्या हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएंगे। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये क्या हो जाएंगे, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना हो जाएंगे, लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय कौन कौन से हो जाएंगे, इतिहास, भूगोल, इसमें राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इतिहास हो जाएंगे, भूगोल हो जाएंगे, राजनीतिक विज्ञान हो जाएंगे और अर्थशास्त्र हो जाएंगे। यानी इसमें 4 विषय क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे बोला जा रहा है कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि का विरोधाभासी है। आगमनात्मक, है ना, आगमनात्मक अधिगम जो लर्निंग होती है, निम्नलिखित में से किस विधि का विरोधाभासी माना गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग व्याख्यात्मक शिक्षण या आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी माना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्याख्यात्मक शिक्षण को हम लोग आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी मानते हैं, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत विशेष तथ्यों तथा घटनाओं को निरीक्षण विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का इसमें निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे दिए गए कथनों जिसमें 1 और 2 को पढ़िए और सही उत्तर का इसमें चयन करने के लिए बोला जा रहा है। दिए गए कथन दिए गए हैं जिसमें 1 और 2 पढ़ना और सही उत्तर का चयन करना। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। इसका कथन को पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसका कथन क्या हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सत्य है।
सॉरी, एक सत है और दो हो जाएंगे, इसमें जो असत माना जाएगा। एक सत और दो क्या हो जाएंगे, इसमें असत माना जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसका पहला, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ा देती है। जो आलोचनात्मक सोच होती है, जो धारणाओं के निर्माण में, विचारों को अनुप्रयोग और विस्तार को क्या करती है, ये बढ़ा देती है। ये सही हो जाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, मदद नहीं करती है। इसका एक गलत हो जाएंगे, यानी पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। अनुभवजन्य सच क्या है? बोला जा रहा है कि इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूरे सोशल साइंस में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 46, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में क्या होती है, एकत्रित आंकड़े होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रवृत्तियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिकतम उपयुक्त है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रवृत्तियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे भूगोल। इसका क्या हो जाएंगे, भूगोल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बोला जा रहा है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत माना जाता है? तो इसमें हो जाएंगे प्राथमिक और तृतीयक दोनों हो जाएंगे। इसमें प्राथमिक और तृतीयक, इसमें दोनों स्रोत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? सीखने की क्षमता, जिसके पास क्षमता है सीखने में, वाले शिक्षार्थी जो होते हैं ना, जिसको हम लोग विद्यार्थी बोलते हैं, किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ वो क्या करते हैं, वो सीख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, समावेशी। वो समावेशी शिक्षण वह शिक्षा विद्या है जो इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र छात्राओं को मध्य बिना किसी भेदभाव के शिक्षण प्रदान करना समावेशी शिक्षा का क्या है, परिचायक माना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आता है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? निम्नलिखित सिद्धांत को किसने दिया है? तो इसका क्या हो जाते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसका हो जाएगा जे पियाजे, है ना, जीन पियाजे के अनुसार। इसमें क्या बोला था, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, है ना। विकास जो होता है सभी के एक समान होता है, लेकिन विभिन्न दरों से होता है, अलग अलग दर होता है उसमें विकास का। इसलिए शिक्षा को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि कक्षा के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत बच्चों और छोटों समूहों के लिए गतिविधियों की योजना उसमें बनानी चाहिए, गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में इसको लगाएं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52,
एक आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे हम लोग कहते हैं। तो आलोचनात्मक सोच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? आलोचनात्मक सोच को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52। एक आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसको आलोचनात्मक सोच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। इसका हो जाएंगे, इसको फिर से देख लीजिए आप लोग। बोला जाए कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हो? तो इसका सामग्री की बात करते हैं तो पौधे और खनिज हो जाएंगे इसमें। इसका क्या हो जाएंगे? पौधे और खनिज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई है? तो इसका हो जाएगा ताड़ के पत्रों पर, है ना। ताड़ के पत्रों पर पांडुलिपियाँ लिखी गई है, जिसमें उस पे पांडुलिपियों को भोजपत्र एवं ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी, प्राचीन काल की पांडुलिपियाँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी अवधि है? तो इसको बोलते हैं महापाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं? महापाषाण काल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला दो कथन दिया है, एक और बी, और सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। सही उत्तर का इसमें क्या करना है? चयन करना है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, इसका 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हैं। यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि यह खेती और पशुपालन के लिए सच है, या खेती और पशुपालन के क्या हो जाएंगे? सच हैं, यानी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में बात करें तो गुजरात, जिसमें लोथल हो जाएंगे। क्या क्या मिले हैं? लोथल आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रंगपुर आ जाते हैं, है ना। रंगपुर आ जाएंगे, सुरकोटड़ा आ जाएंगे, मालाबान आ जाएंगे, धौलावीरा आ जाएंगे, है ना। यहाँ लिख देते हैं कोतड़ा या कोतदा, है ना। उसके बाद धौलावीरा आ जाएंगे। ये सारे हैं जो गुजरात में ही मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 पे। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो इसका हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद में जो है संस्कृत भाषा में क्या है? लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक पूछा जा रहा था। इसमें बिंबिसार हो जाएंगे। बिंबिसार जो 544 ईस्वी से लेकर कितना हो जाएंगे? 492 ईसा पूर्व। इसमें क्या हो जाएगा? 544 ईसा से लेके 492 ईसा पूर्व हो जाएंगे बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या है जो नहीं माना जाता है? तो अहिंसा, बौद्ध धर्म और संघ, ये तीनों रत्न में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित कौन सा राज्य जो है राज्यसभा के सदस्यों का इसमें चुनाव करता है? तो इसका हो जाएंगे विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य जो विधायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक प्रणाली को अपनाया गया है? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को क्या बोला जा रहा है कि इसमें अपनाया गया है? तो इसका
क्या हो जाएंगे संघीय और संसदीय और संघीय, है ना। इसमें क्या हो जाएंगे संसदीय और संधियों को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63, अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जो इसमें आरक्षित माना गया है। तो इसका हो जाएंगे 84, 84, है ना, 84 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये 63 थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 63। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया है। तो ये हो जाएंगे समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका क्या हो जाएंगे संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन करके संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया है विधि अधिकार, विधिक, है ना, इसको विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। तो इसका क्या हो जाएंगे जाति, है ना। अस्पृश्यता का अंत कितने में किया गया, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में की गई है। तो ये हो जाएंगे जाति के आधार पर भेदभाव को क्या करती है, संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 पे, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो इसका हो जाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 पे, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो ये हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति, है ना। इसका क्या हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल की कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष की हो जाएगी। कार्यकाल 5 वर्ष के हो सकते हैं, परंतु इससे पूर्व भी उसे पद से हटाया जा सकता है। इससे पूर्व भी हमको इससे क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 पे, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव है जो कौन करता है। तो हो जाएंगे संसद। इसका क्या हो जाएंगे संसद। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, है ना। प्रधानमंत्री का चुनाव में राज्यसभा लोकसभा संसद में दोनों आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो ये सभी को पता है लगभग, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला नागरिक कहते हैं। तो इसका हो जाएंगे राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्यों का पहला नागरिक कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ें, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्यों का पहला, इसमें बोला है कि राज्यों का पहला नागरिक। तो राज्यों का पहला नागरिक की बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 14 के बाद क्या है, 16वीं है। 14 के बाद क्या हो जाएंगे 16वीं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद 17वां की बात करते हैं। 17वीं अभी जिन्होंने रामनाथ कोविंद 22 जून से 17 से कार्यभार संभाला अब तक कार्यरत है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के निवासी हैं और देश के वो 17वें राष्ट्रपति भी है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं
73। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के, है ना, वर्तमान राष्ट्रपति, ये करेंट है, वर्तमान में पूछा गया। तो ये 2018 के क्वेश्चन है, 2018 के क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका हो जाएगा रामनाथ कोविंद, है ना। करेंट का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग वर्तमान में बात करते हैं, 2023 चल रहा है ना, 24 आने वाले, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू, है ना। ठीक है, ये वर्तमान लोकसभा ये भी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो इसका हो जाएगा राजनीतिक दलों का। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दलों का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 पे, राज्यसभा में सदस्यों में को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन है जो नामांकित करता है? तो इसका हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसमें पूछा गया जा रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इनको अध्यक्ष क्या बनाया गया था? एक अस्थाई सदस्य के रूप में इसको चुना गया था, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक मात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल? तो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इसका क्या हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे? भारतीय गवर्नर जनरल। 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान है जो कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? भारत को संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? ये संविधान सभा द्वारा इसको लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो ये संविधान सभा द्वारा ये लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 79। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों के एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? मतलब एक जगह करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन भारत के संविधान की 7वीं सूची के मामले में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो समवर्ती सूची हो जाएंगे केंद्र और राज्य सरकारें। इसमें क्या हो जाएंगे? केंद्र और इसमें राज्य सरकारें हो जाएंगे। एट्टी 81 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? ये हो जाएंगे मुर्शीद कुली खां। क्या हो जाएंगे? मुर्शीद कुली खां के से नियंत्रण से क्या हो गया था? बंगाल धीरे धीरे अलग हो गया, क्योंकि बंगाल में फर्रुखसियार ने इसको क्या बनाया था? अपना सूबेदार बनाया था, मुर्शीद कुली खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83 पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने
फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। बोला था निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज को के रूप में उसे अपनाया नहीं जाएगा। ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, है ना। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हो जाएंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 84। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की इसमें क्या थी, आवश्यकता थी। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। तो क्या हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85। कानपुर के किस शासक ने खुद को क्या कहा था, पेशवा। तो खुद को पेशवा कहने वाले नाना साहब थे, क्योंकि इसने क्या किया था, नाना साहब स्वयं एक पेशवा के रूप में पेश किया। इन्होंने कानपुर के 1857 में, है ना, 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। और नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र थे। नाना साहब जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया था। नाना साहब कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है, तो वहाँ का उसको औद्योगिक स्थिति का भ्रमण करवाना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करवाना, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की उसमें यात्रा को आयोजित करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 पे। एडुसेट, है ना, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। बोला जा रहा है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है, तो इसका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एडुसेट क्या है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है ना। इसमें क्या बोला जाएंगे कि एक मानव निर्मित है, जो इसमें भारतीय उपग्रह माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। पंचबानी और बीजक निम्नलिखित में किस महान हस्ती के छंदक और विचारों को संरक्षित किया गया है, तो इसका हो जाएंगे कबीर का। इसका क्या हो जाएंगे, कबीर। के बाद अगला क्वेश्चन आता है। एलोरा की गुफा भित्ति चिन्ह विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। किस काल की कृति है, तो काल की इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएंगे, राष्ट्रकूट काल, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, राष्ट्रकूट काल की, क्योंकि एलेरा में ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म की इसमें ये चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो उपनिषद में आस्था रखता है, तो हो जाएंगे रामकृष्ण मिशन। इसका क्या हो जाएंगे, रामकृष्ण मिशन हो जाएंगे, है ना, जो स्थापित कोलकाता में एक समय बेलूर में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में क्या स्थापित किया गया था, रामकृष्ण मिशन। यह संगठनों दूसरों की सेवा और परोपकार की कर्म योग मानता है। आत्मनो मोनोचार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष एवं संसार के हित के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आप लोग भाषा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 91 से 105 तक क्या है कि प्रश्नों को उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चयन करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका 91 से क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि भाषा सभी विषयों में डैश है, सॉरी, भाषा सभी विषयों के डैश में है। तो भाषा सभी विषयों के किसके डैश में है, तो उसके केंद्र के डैश में है।
भाषा सभी विषयों के केंद्र के डैश में माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे हम सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिससे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, चलिए इसका क्या हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता को क्या करते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से अलग अलग सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे भाषा के विविध संदर्भों में प्रयास करने की समझ विकसित होती है। भाषा के विविध संदर्भों में प्रयास करने की इसमें समझ विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाना इसका क्या हो जाएंगे, उद्देश्य। तो विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना। 94 पे आते हैं, लेखन क्षमता के आकलन के लिए होता है कि अभिव्यक्त विचारों को जांच करना या जांचना होगा। अभिव्यक्त विचारों को इसमें क्या होगा, जांचना होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों को होने का अर्थ क्या होता है, कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप सहज प्रस्तुत करती है। पाठ है जो समाज के बहुभाषी स्वरूप को सहज प्रस्तुति इसमें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97। आपसी दृष्टि में अभ्यास है, क्या हो जाएगा कि आपसी दृष्टि में अभ्यास है। तो बच्चों को तार्किक बनाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 पे। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। तो अन्य भाषाओं को साहित्यों को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। इसमें क्या, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का क्या करना, अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा में अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो क्या करेंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण रोचक और सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, है ना। अर्थपूर्ण भी होना चाहिए, रोचक भी होना चाहिए और सामग्री है जो सुनने पढ़ने को उसे क्या करे, मिलने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पे। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। बातचीत। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का एक क्या है, माध्यम होता है ना। स्वयं से हम लोग बातचीत का इसको माध्यम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। लड़के होकर रोते हैं, यह कथन किसको दर्शाता है। लड़के होकर रोते हैं भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने के बाद करता है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने के लिए बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 103। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन जो सबसे उपयुक्त है।
कहानी में कथानायक का होना आवश्यक है। कहानी में कथानायक का होना क्या होता है, आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 104। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या होता है, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 105। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ठीक है। इस कथन पर आपकी क्या राय है? कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती, इस कथन पर आपकी क्या राय है? चलिए इसको देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा की एक क्या होती है, अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 से 112 तक नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर को क्या करना है, चयन करना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, सभी को पता है। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा मुश्किल संघर्ष चलाया, ये भी सही है ना। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, ठीक है। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रतिक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे, ये भी ठीक है। उसके बाद औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, ठीक है। औपनिवेशिक शासक के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से क्या रहते थे, डरे हुए। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, है ना। ब्रिटिश सरकार के फैसलों से क्या थे, भारतीय असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था, यह स्थिति को बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1850 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, ये भी सही था। वर्ष 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि का व्यवस्था को मंजूरी दी, 1909 वाला। उसके बाद बोला जा रहा कि हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, ठीक है। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि आप लोग इसको आसानी से अब क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, है ना। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? तो उपयुक्त सभी स्वतंत्रता हो जाएंगे, समानता हो जाएंगे, निर्णय प्रतिक्रिया में हिस्सेदारी हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर क्या हुए थे, आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे लोग। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? आज़ादी के लिए बोला जा रहा है कि संघर्ष है जो किसने चलाया, देश के जनता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 108। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा है? निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा है? तो उपरोक्त सभी, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, ये हो जाएंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 100, इसमें 109 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि आंदोलन का क्या असर पड़ा? तो पड़ा कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी।
कब 1885 से, है ना, 1885 से सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। उसके बाद कांग्रेस की क्या मांग थी, इसमें बोला जा रहा है कि कांग्रेस की जो मांग थी वो क्या मांग थी। तो विधायिका में चुने हुए सदस्यों, विधायिका में चुने हुए सदस्य जो 1919 में क्या हुआ था, ये कुछ हद तक सही हुए थे, है ना, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कुछ हद तक उसमें सही हुए थे। उसके बाद सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। सबसे सटीक और सबसे सार्थक वाक्य होगा कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। संघर्ष मनुष्य को क्या करता है, सफलता दिलाता है। सही बात, ये सभी को पता होंगे लगभग। जितने ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे उतने ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 112। खुलेआम शब्द का सार्थक प्रयोग पूछा जा रहा है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या हो जाएंगे। तो खुलेआम मतलब होगा खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, है ना, मतलब खुलेआम सभी लोग क्या कर रहे थे, जान रहे थे। खुलेआम सभी लोग जान रहे थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 130। दबाव शब्द का प्रयोग क्या होता है ना। दबाव शब्द का प्रयोग क्या होता है। तो अगर हवा का कम हो गया, हवा का इसमें दबाव पड़ रहा है, नहीं हवा का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 114 से 120 तक क्वेश्चन एक गद्यांश दिया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर देंगे। चलिए इसको गद्यांश को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि इसमें मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हुआ आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या दूर से पैदल चलकर सीखने वाला कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से, बोला जा रहा है कि प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खोज चुका होता है या अपने सरगम को लांघकर चल जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जे उसे याद दिलाता हो उसे बचपन पर वह नौसिखिया था। तार सप्ताह में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरा हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता। संगीतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता, कभी कभी वह वहीं दे देता है, उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। वह अकेला नहीं है और फिर से गाया जा सकता है। उसके बाद बोला जाता है गाया जा चुका राग, गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन समझिए, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो हो देंगे इसमें सहयोगी। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगीतकार की होना चाहिए, उसके सहयोगी के रूप में होना चाहिए। ठीक है, 115 पे आते हैं। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशा क्या है। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशा है गंभीर आवाज़। एक क्या होना चाहिए, उसकी गंभीर आवाज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने है अंतरे
को गाते हुए, आंतरियों को गाते हुए वह क्या हो जाएंगे, भटक जाता है। आंतरियों को गाते हुए वो क्या हो जाता है, गायक कभी भटक जाता है। क्वेश्चन 117 में आते हैं, अनहद शब्द में बोला जा रहा कि अनहद शब्द में क्या है, अन उपसर्ग है। इसमें क्या है, एक तरह से अन है जो उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 118, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या होता है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ होता है बुझता हुआ स्वर्ग। इसमें क्या हो जाएंगे, बुझता हुआ स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 119, संग बोला जा रहा है कि 190 में संगतकार का अर्थ क्या होता है, गायक के साथ गाने वाला। गायक के साथ क्या हो जाएंगे, इसमें गाने वाला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 120, धाड़स बांधना का अर्थ क्या होना। धाड़स बांधना का अर्थ होता है तसल्ली देना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।